नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे 8 मार्च को यानी कि नारी शक्ति के दिन, नारी शक्ति से। और आज बात करेंगे ऐसी हस्तियों से जो जीवन में आपके लिए प्रेरणा जरूर लेकर आएंगी। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं हमारी 2 महिलाओं से जो समाज में ना सिर्फ सबके लिए प्रेरणा बनी हुई हैं बल्कि सभी के जीवन में एक रोशनी देने वाली भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर रेणु यादव और साथ ही हमारे साथ माधुरी मिश्रा जी मौजूद हैं। आपको बता दें डॉक्टर रेणु यादव जो है वो खुद मिस इंडिया रह चुकी हैं और मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। और साथ ही रेणु यादव जी जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर हम इनके कामों के ऊपर चर्चा करने बैठे तो शायद आज का दिन ही कम पड़ जाए। जी हाँ, आज जब हम इनके बारे में जानेंगे, जब हम इनसे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नारी को शक्ति क्यों कहा जाता है और नारी को माँ क्यों कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माधुरी जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी महिलाओं के लिए आज। और अगर हम देखें तो आपका सफर जो है वो बहुत मुझे लगता है प्रेरणादायक है। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपने सफर पहले बताएं, क्योंकि अगर मैं बताने बैठी तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी कहानी आपकी जुबानी लोग सुने। सभी को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सफ़र तो ज़िंदगी में महिलाओं की कहानी बयां करने के लिए कम भी पड़ जाता है। मैं माधुरी मिश्रा भोपाल में पली बड़ी। मेरी शादी टीकमगढ़ में हुई। शादी के बाद जो संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा, पर उन संघर्षों से लड़ते लड़ते आज आपके पास यहाँ बैठी हूँ। बहुत सारे छोटे मोटे काम करके बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बेटियों के बीच में, फिर मुझे लगा ये सब काम करते करते मैं एक ठहराव का जीवन, क्योंकि उम्र के साथ मैं भी आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो मुझे लगा मैं बुजुर्गों की सेवा के क्षेत्र में काम करूं। तभी वर्तमान में मैं अपना घर नाम से एक वृद्धाश्रम है जिसमें अपनी सेवाएं दे रही हूँ। उसमें ऐसे 24-25 माता पिता हैं। कहते हैं वृद्धा आश्रम एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, पर आज समाज में टूटते परिवार और बढ़ते वृद्धाश्रम एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उन सब से लड़ना भी जरूरी है, पर हमारे वो माँ बाप जो कभी बट वृक्ष हुआ करते थे, जिनकी छाँव में पल बढ़ के हम आगे बढ़ते थे, आज उन्हें ही अकेले छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे बुजुर्ग जिनका अपना कोई नहीं है और जो ज्यादा समझदार बच्चे हैं, ऐसे माता पिताओं का थोड़ा सा जीवन यापन कैसे सुधरे, उस विषय में मैं अपना सहयोग प्रदान कर रही हूँ। बिल्कुल। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से माधुरी जी आपकी लाइफ का जो सफर है वो सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है और साथ ही आपका व्यक्तित्व जो है इसी को दिखाता है कि आपके अंदर किस तरीके से एक माँ का गुण, सबको बांध के रखने का गुण है, वो भरा हुआ है। चलिए, आपकी पर्सनालिटी तो है ही इतनी इंस्पिरेशनल। हम बात कर लेते हैं रेणु यादव जी से। डॉक्टर रेणु, आपसे हम जानेंगे कि आपकी लाइफ का करियर जो है वो बहुत अलग रहा है। फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ मेडिसिन भी आपने कवर किया। इसके बाद आपकी खुद के लाइफ की गोल्स भी थे। फैमिली के साथ साथ शादी के बाद भी आपने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। तो आपकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। बिकॉज मैं अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हूँ और अभी से नहीं, शायद बचपन से हूँ। बचपन में मैं अपने स्टडीज को लेकर बहुत पैशनेट थी। तो मेरे फादर ने मेरे लिए काफी सपने बुने हुए थे कि नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। तो एक फैमिली का एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर घर में बेटी भी है तो वो भी पढ़ लिख कर थोड़ी अपने करियर में कुछ अच्छा करे। तो वैसे ही मेरे फादर ने भी मेरे लिए कुछ सपने देखे थे कि मैं पढ़ूं लिखूं और मेरे नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगाऊं। ये मेरे फादर का सपना था। तो और मैं क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो फादर हमेशा सोचते थे कि नहीं, फैशन फील्ड इज नॉट गुड फॉर फीमेल्स, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, इस मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। तो ये एक कंजर्वेटिव सोच का पार्ट था। लेकिन वो कहना चाहिए कि ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी करी, बट साथ साथ एक जो मेरा पैशन था उसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जो फैशन में मेरा इंटरेस्ट था और जो फैशन का जो पैशन कह लीजिए जो मेरा था, उसने कभी मेरा लाइफ में पीछा नहीं छोड़ा। और जब मैंने अपनी एक PhD की डिग्री भी कर ली, एक करियर में सेटलमेंट भी आ गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, अब नहीं करूँगी तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। उस एक मोड पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू पार्टिसिपेट in Mrs. India contest, and that time I participated and I won. This one is particularly one of the biggest achievement of my life, and it was just a life turning moment for me. बहुत लाइफ वहाँ से टर्न हुई और वहाँ से लोग मुझे एक एजुकेशनिस्ट के साथ साथ एक ब्यूटी क्वीन के रूप में भी जानने लगे। तो वहाँ से एक मेरे पैशन को जो पहचान मिली है
वो टोटली लाइफ चेंजिंग था। तो मैं अपनी सारी व्यूवर्स फीमेल से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप में कोई पैशन है या अगर आप में कोई चिंगारी है तो उसको कभी बुझने ना दें। आप बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपनी चाहतों का भी ख्याल रखें, अपनी ख्वाहिशों का भी ख्याल रखें, और वही एक दिन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाता है। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो स्पार्क जो है हमेशा जलता रहना चाहिए, वो स्पार्क ही आपको है जो आपके पैशन तक पहुंचाता है, आपके प्रोफेशन तक को बदलता है। तो बिल्कुल माधुरी जी, आपकी लाइफ को हम देखें तो हमें लगता है कि बहुत मुझे लगता है हमारी दोनों पर्सनालिटीज जो हैं वो बहुत सही उम्र में है इस वक्त। क्योंकि आप देखें कि अगर हम डॉक्टर रेणु को देखें तो आप शादी के बाद भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, और माधुरी जी आपको देख के लगता है कि भाई सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, और सपने सिर्फ अपने नहीं दूसरों के लिए भी देखे जा सकते हैं। आपका सपना कब से रहा कि दूसरों की सेवा करना है? मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी माँ को बहुत काम करते देखती थी। उस समय इन सब चीज़ों का इतना वो नहीं था। मम्मी, जबकि पिताजी इतने बड़े अधिकारी थे, वो किसी भी पुलिस वालों के सिपाही हो या काम करने वाला, उनके यहाँ जाके उनके बच्चों की केयर करना। तो एक बार की घटना ने मुझे इतना मन को मेरे द्रवित किया कि मेरी मम्मी के बाजू में हमारे एक चौहान फैमिली रहती थी, उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था, और मेरा छोटा भाई 6 दिन का था, और मम्मी हॉस्पिटल से आई तो वो बच्चे को, छोटे भाई को मेरे गोद में छोड़ दिया, जबकि मैं भी उस समय इतनी परिपक्व नहीं थी, मुझे बच्चा संभालना भी नहीं आता था। और रात भर मम्मी उस परिवार में रही। जब सवेरा हुआ तो बहुत लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई, पर जब उस परिवार को ज़रूरत थी उस समय मेरी माँ एक छोटे से बच्चे को छोड़ के वहाँ गई। तो सबने बोला ऐसा हो नहीं सकता, पर बहुत लोगों ने बोला नहीं, वो बैठी रही पूरी रात। तो मेरी मम्मी के बारे में बहुत अच्छा लोग बोलने लगे। तो मुझे लगा सेवा करना चाहिए, किसी के दुख सुख में खड़ा होना एक बहुत बड़ा काम है। ये एक सपना मन में लेके शादी हो गई। शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ बहुत बंधन, बहुत पर्दा प्रथा, किसी से बोलने नहीं दिया जाता, एक औरत का जो मुझे लगता है स्वरूप बिल्कुल अलग। तो मुझे लगता था ये मैं इसके लिए तो नहीं हूँ ना, मुझे तो कहीं आगे जाना है। तो बस जब मेरी चीज़ों को उन्हें देखना शुरू किया परिवार ने, तो उनने मुझे आत्मसात नहीं किया और मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं 1 साल की बच्ची को लेके, और खुशी की बात यह है कि मेरे पति ने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला ये हार हमारा, ये मकान हमारा, ये सब जायदाद हमारी। हमने बोला सारा ले लो, पर मुझे मेरे पति को पकड़ा दो। इनके साथ अगर सफ़र करूंगी तो मेरा सम्मान भी बढ़ेगा और कुछ बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से भी बचूंगी। तो मैं अपने पति को लेके भोपाल आई। ये 90 की बात है, और 91 तक हमने बहुत संघर्ष किया। एक बहुत बड़े बंगले में रहने वाले, फिर एक बहुत बड़े परिवार में शादी हुई। किसी भोग विलासिता की चीज़ों की दोनों परिवार में कमी नहीं थी, पर शायद मेरे भाग्य में कुछ और था। मैं उनको अच्छी नहीं लगी, मैं तो यही कहूँगी। और हम जब घर से निकले तो हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उन्होंने भी अपना छोटा मोटा क्लिनिक खोला। उनका बड़ा अंधा सपोर्ट, जो मैं कह सकती हूँ, मुझे मिला। फिर बच्ची बड़ी हुई, मैंने अपनी बच्ची को गोद में लेके झुग्गी झोपड़ियों में जाना शुरू किया। वहाँ वो बच्चे मुझे दिखे कि जो झूले में पड़े हैं और उनकी माँ मजदूरी करे। एक महिला का दर्द जितने अच्छे से एक महिला समझ सकती है ना, मुझे लगता है वो कोई। तो मैं देखती थी वो बच्चे झूले में रो रहे हैं, माँ बर्तन मांजने गई, तो उन बच्चों को फीड करा के, मेरे बच्चे तो बॉटलों से उनके मामा मामी के संरक्षण में पलते रहे, और मैंने उन बच्चों को फीड कराया। जाने अनजाने कितने बच्चों की मैं माँ बनी। फिर ऐसे छोटे छोटे काम करते करते झुग्गी झोपड़ियों में बच्चियों को देखा। मैंने देखा एक छोटे से कमरे में बाप भी शराबी, माँ भी शराबी, मतलब भाई भी शराबी, और माँ बेटी जवान बच्ची है। जाने अनजाने कुछ गलत समस्याएं पैदा हो ही जाती हैं झोपड़पट्टी में। आज तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं चीज़ें। तो मैंने एक शेल्टर बनाया जिसमें रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उन बेटियों को अपने पास रखा। पर जाना तो पहले मुझे था ना, पहले मुझे दिखाना था कि मैं यहाँ उपलब्ध हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साथ है। तो ऐसा एक कमरा लेके 10-20 बच्चियों का भविष्य मैंने बचाना शुरू किया। फिर ऐसे करते करते विधवा विवाह की तरफ गए। फिर मुझे लगा इससे काम नहीं चलेगा।
जब तक मैं दौड़ भाग सकती हूँ। मैंने भोपाल महानगर की, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, 135 झुग्गी बस्तियों में काम किया। आज तो बसें चल रही हैं, बहुत सारी व्हीकल सुविधाएं हो गई। हम 20-20 किलोमीटर पैदल जाते थे। एक जुनून था समाज में कुछ करने का। करते करते 2005 में मुझे वो जिम्मेदारी मिली जिसकी तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। वृद्धाश्रम की कल्पना हमारे भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। हम वानप्रस्थी जीवन की बात करते हैं। जब मुझे 2005 में बुजुर्ग मिले, एक ऐसा बुजुर्ग मिला जो गैंग्रीन से पूरा पीड़ित है, शरीर पे एक कपड़ा नहीं है, तो बस मैंने उनको उठाया और उस दिन से संकल्प कर लिया इसके आगे जाना नहीं है, और बस अब उन बूढ़े माँ बाप की एक मातृत्व का भाव लेके सेवा करती हूँ। क्या बात है, मतलब मुझे लगता है मुझे आपकी बातें सुनने में गूज़बम्स आ गए। यू नो कि जब लाइफ में आपको सेवा का भाव अगर आपके अंदर आ जाता है, जब आप किसी के लिए, किसी और के लिए कुछ करने निकलते हो, तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपने खुद इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैंने तो किया, पर मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ से सीखा, और मुझसे मेरी छोटी बेटी, जो विभूति नाम है उनका, 9 वर्ष की उम्र से जो दादा दादी एक्सपायर हो जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करती है। ऐसे 20 से 25 दादा दादी का वो, क्योंकि वो जानती नहीं है कि ये दादा दादी असली है कि नकली। कोई दादाजी है, कोई काका जी है, कोई मामा जी, ऐसे संबोधनों से हमने एक अपना घर बनाया है जहाँ सब परिवार के सदस्य रहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो बिल्कुल डॉक्टर रेणु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो हुआ कि संघर्ष हर किसी की जिंदगी में होता है, और जब भी हम किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हैं कि वो है ना कहावत कि जब आप किसी को चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ऐसे में डॉक्टर रेणु, आपकी लाइफ में भी, क्योंकि बिना संघर्ष के तो आज की औरत को कुछ नहीं मिलता। जहाँ तक मुझे लगता है कि भले ही हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज क्यों ना हो जाए, लेकिन एक महिला का सफर जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा चैलेंजेस या हर्डल से भरा हुआ रहता है। क्योंकि नॉट बिकॉज कि हम लोग इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि बिकॉज हम लोग की फिजिक भी अलग है, हम लोग का नेचर भी अलग है, हमारे इमोशंस भी अलग हैं, एंड मैन एंड वुमेन ऑलवेज यू नो कि हमेशा उनको साथ में लेकर चलना बड़ा वो होता है। तो ये बैलेंस बनाना इज ऑलवेज चैलेंजिंग। बट डॉक्टर रेणु, आपके केस में हम देखें तो आपका संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? आपने बताया कि आपको बचपन से शौक था कि कुछ डिफरेंट तो करना है और फैशन में ही कुछ करना है, लेकिन उसका सफर कैसा रहा? क्या क्या परेशानियां आपने देखी? और उसके बाद जब इतने हर्डल्स के बाद जब वो विक्ट्री हाथ में लगती है, तो यू कैन फील दैट ग्रेस इन योरसेल्फ कि या फाइनली आई डिड इट। यस, आपने मुझे बोला कि हम लोग मेन एंड वीमेन इक्वल नहीं है। मैं भी मानती हूँ कि हम मेन और वेमेन इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है उसका मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि हमें नेचर ने ही ऐसा बनाया, मेन आर द प्रोवाइडर एंड फीमेल आर द नर्चरर, राइट। तो फीमेल में ये इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि वो नर्चरर होती है। वो नहीं भी चाहे आज की डेट में तो भी वो फैमिली का ध्यान रखेगी, वो सारे काम करेगी जो एक फीमेल करती है। तो फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब मैं अपने ग्रोन अप एज में थी तो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहा करते थे कि बेटा मेरे 4 भाई हैं, ये अपना काम करेंगे बट यू हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज। आप बीइंग अ फीमेल आपके पास हमेशा 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आपको अपना करियर भी देखना होगा और आपको अपना पर्सनल लाइफ भी देखनी होगी, आपको अपनी अचीवमेंट्स भी देखने होंगे, फैमिली भी साथ में देखनी होगी, साथ में काम भी करना होगा। ये ट्रेनिंग लेकर मैं बड़ी हुई। इस ट्रेनिंग लेकर जब मैं बड़ी हुई, मैंने MBA किया, मैंने एमकॉम किया, मैंने PhD करी, और PhD के पहले ही आई गॉट मैरिड एंड दैट टू इन छतरपुर, दैट इज़ अ स्मॉल टाउन। एंड जब मैं वहाँ गई तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे लगा कि जैसे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, जो फ्रीडम उनको मिली हुई है वही फ्रीडम मुझे मिलेगी बीइंग अ डॉटर इन लॉ। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई बिकॉज वो जगह छोटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली का जो कहना चाहिए वो उनकी सोच संकीर्ण थी, बट वो जगह छोटी होने की वजह से थोड़ी सी संकीर्णता तो आ ही जाती है। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि देखिए ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। देन आई एनरोल्ड इनटू PhD कोर्स कि मैं अब पोस्ट डॉक्टरेट करूँगी, अपना डॉक्टरेट करूँगी, एंड रिसर्च में भी इंटरेस्ट था। तो उसके साथ मैं रिसर्च के अपने सपने को लेकर के भोपाल आई और यहाँ पर मैंने PhD स्टार्ट करा और साथ साथ अपना टीचिंग जॉब भी स्टार्ट करा। एंड उसके बाद जब मुझे लगने लगा, जब मेरी PhD कंप्लीट हुई एंड आई गेव बर्थ टू 1 ब्यूटीफुल डॉटर, एंड आई एम द मदर ऑफ ओनली 1 गर्ल चाइल्ड।
सो ये थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ उस बैकग्राउंड के लिए थोड़ा नया था, बिकॉज एक बेटा होना चाहिए ऐसा वाला, ऐसी सोच की फैमिली से मैं थी। तो एक ही डॉटर मेरी हुई, एंड उसी डॉटर को मैंने कहा कि आई डोंट वांट एनी मोर चाइल्ड। उसके लिए भी सोसाइटी से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया कि नहीं नहीं एक बेटा तो होना चाहिए, बट नो, आई बिलीव कि गर्ल हो या बॉय हो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके बाद जब मैंने मेरी पीएचडी कंप्लीट करी, मेरी डॉटर थोड़ी ग्रोन अप हो गई, एंड मैंने करियर में भी एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई कि भाई अब माय करियर इज स्टेबल। दैट टाइम आई थॉट टू गो फॉर दी मिसेस इंडिया। अब उस टाइम भी जब एक फीमेल कोई काम नया करने की कोशिश करती है, सोचती है कि मुझे नया काम या ये काम करना है जो लीग से हट करो, क्योंकि मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, प्रिंसिपल थी, और ऊपर से फैशन वाला प्रोफाइल मैं चूज कर रही हूँ, तो पहले तो सोसाइटी से बहुत सारे बाउंडेशंस आते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट मी, एंड फैमिली प्लस सोसाइटल प्रेशर, दोनों प्रेशर मेरे ऊपर थे। तो फैमिली से तो मैंने धीरे धीरे करके कन्विंस कर लिया। मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टाइम तक आप किसी चीज़ के लिए लगे रहेंगे, जैसा कि मैम ने बोला कि अगर किसी चीज़ को आप चाह लो तो सारी जो कायनात है ना वो आपको मिलाने में लगी जाती है। तो मैंने जिस दिन से चाह लिया, मेरे रास्ते अपने आप आसान होते गए, और मैंने धीरे धीरे उसकी प्रिपरेशन शुरू करी, एंड मैंने कंपटीशन में एंटर किया। लेकिन मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से थी, और जो कंपटीशन में फीमेल्स थी वो काफ़ी ग्लैमरस, काफ़ी खूबसूरत फीमेल्स वहाँ पर आई हुई थी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन बहुत कम है, या मैं इस एटमॉस्फेयर के लिए फिट नहीं हूँ। लेकिन दैट सेकेंड डे मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी कंपटीशन में कि नहीं, यहाँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैंने बचपन से इस पल का इंतज़ार किया है, मैंने इतनी सारी मुसीबतें सिर्फ इस पल के लिए उठाई है कि एक क्राउन मेरे हेड पर हो और मैं ये कंपटीशन जीत पाऊँ। तो उस दिन रात को बैठ के थोड़ा मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, एंड मुझ में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो एजुकेशन या जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो एक शार्प एज है बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट। सो मैंने वही यूज़ किया। मैंने लास्ट मोमेंट पे अपना परफॉर्मेंस चेंज किया, एक डांस से लेकर के मैंने एक प्ले किया। उस प्ले में भी मैंने नारी शक्ति के अलग अलग रूपों को वहाँ पर दिखाया। एक्चुअल में मैंने अपनी लाइफ को ही वहाँ पर पोर्ट्रे की 2 मिनट की परफॉर्मेंस के अंदर। और मैं सुबह उठकर अपनी बच्ची के लिए, अपने फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट या उनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। फिर सेकंड शॉट में मैंने ये दिखाया कि अब मैं वर्क प्लेस पर हूँ और मैं अपने कॉलेज में अपना जॉब कर रही हूँ। थर्ड फेज़ में मैंने ये दिखाया कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इवनिंग में हम लोग जो फीमेल्स के साथ हम लोग का सोशल वर्क करते हैं मैं वो कर रही हूँ। एंड फोर्थ शॉट पे मैंने ये दिखाया कि अब इट्स माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी मिसेस इंडिया। एंड मैं एक क्राउन पहनकर और बहुत ही ग्लैमरस अवतार में वहाँ पर सामने आई। तो ये मेरा 2 मिनट का जो एक्ट था उसने पूरा गेम चेंज कर दिया, एंड आई रिसीव द हाईएस्ट पॉइंट इन द टैलेंट राउंड। उसके बाद से उस कंपटीशन, दैट कंपटीशन वाज इन माय हैंड, और फाइनली वो जीत में कन्वर्ट हुआ। तो जैसा कि मैम ने बोला, एंड मेरी पर्सनल सोच भी ये है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने लगो, अगर आपकी प्रिपरेशन 100% है तो आप लूज़ कर ही नहीं सकते। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो 99% रह गई तो हार के चांसेस हैं, बट मुझे लगता है अगर आपने 100% फुल एफर्ट्स के साथ अगर कोई काम किया है तो आपकी हार हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से एक घूंघट वाली गांव की महिला मिसेस इंडिया बनकर वहाँ से निकली। और मैं कहना चाहूँगी, अगर मैं क्रेडिट या बोलना चाहूँगी, एक मैसेज अगर इसके थ्रू देना चाहूँ तो सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप में पैशन, आप में जुनून, आप में कुछ कर पाने की चाह है, आप एक्चुअल में कुछ चाहते हैं तो आप कर लेंगे। ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेच करने की। आप जितना अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेच करेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल लवली लेडीज हु आर वाचिंग अस। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमें डॉक्टर रेणु ने बताया कि सिर्फ एक हौसला चाहिए आपको, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश, एंड यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो बिल्कुल, जैसा कि माधुरी जी और डॉक्टर रेणु ने हमें बताया कि उन दोनों की कहानी में बस एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि हमें मन में सिर्फ एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि अगर ये करना है तो करना है। और जब आपने ठान लिया, फिर तो जब नारी ठानती है तो ऋषि मुनि क्या देवता भी पीछे हट जाते हैं कि भाई अब तो नारी की बारी है, अब हमसे ना होगा।
तो बिल्कुल चलिए माधुरी जी, ये तो हुई कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक बहुत, मुझे लगता है कि आपकी पूरी लाइफ जो है अगर देखा जाए ना तो इतनी इंस्पिरेशनल है कि आपने कभी अपने लिए ना सोचकर हमेशा दूसरों के लिए सोचा और दूसरों को आगे रख के आपने हमेशा सेवा भाव से जो है सोशल वर्क किया। और सोशल वर्क इज एक्चुअली द वे हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू सर्व देम। तो बिल्कुल आप जिस तरह से उनकी सेवा करते हो वही सोशल वर्क होता है, जिस भाव से करते हो, जिस इंटेंशन से करते हो, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। लेकिन रेणु जी और माधुरी जी, आपसे एक ही चीज मैं दोनों से जानना चाहूंगी कि आज की हम बात कर रहे हैं, आज की महिलाओं की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति को हम हर साल 8 मार्च को जो है हम पूछते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग ये कहते हैं कि व्हाई वुमेन आल्सो क्वेश्चन कि व्हाई वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे, मतलब जरूरत क्या है इस चीज की, हम इक्वालिटी मानते हैं तो फिर इनको अलग से पोर्ट्रे करने की जरूरत क्यों है? देखिए, महिला का तो हर दिन है। आप घर में घुसेंगे तो आपका बच्चा सबसे पहले माँ को याद करेगा, और हमारे दिनों को किसी एक दिन में बांधा नहीं जा सकता। और महिलाएं हमेशा सम्मानित रही। आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, अपने धर्मों को देखिए। सीता के पहले राम नहीं हुए, सीता राम हुआ, राधे श्याम हुआ, तो हम तो सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादाओं से भटकते गए। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहा कि एक आगे बढ़ रही तो उसको बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। जब हम समरसता का भाव छोड़ते चले गए, और ये चीजें तो हमें एक याद दिलाने के लिए है, एक दिन सिर्फ इसलिए कि हम अपने बिरादरी की महिलाओं के साथ बैठे, हंसे, बोले, और एक दिन हमारा अपना हो। बाकी इसके पीछे मुझे लगता है यही उद्देश्य है। महिला तो हमेशा पूजनीय थी, है और रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर रेणु, आपका क्या कहना रहेगा इस चीज? जी, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना महिलाओं को हमेशा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में देखा जाता है। हमें सम्मान तो मिलता ही है, इसके साथ साथ कहते हैं ना, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई आपकी केबिन में वर्क प्लेस पे एंटर करता है और आपकी केबिन बहुत खूबसूरत लगती है, कहते हैं ज़रूर किसी महिला का केबिन होगा, राइट? तो हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से देखे जाते हैं, हमारा इतना सम्मान होता है, और कोई भी खूबसूरत चीज़ को हमेशा महिलाओं की खूबसूरती के साथ जोड़ा जाता है। तो हम सम्मान के पात्र, पुरुषों ने हमें ये सम्मान दिया है, और मुझे लगता है कि एक दिन हम लोग अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो नारी के अचीवमेंट्स के लिए है। ये कोई पुरुषों के साथ इक्वालिटी का कोई कंपटीशन नहीं है कि हमने एक विमेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, या हम इक्वल हैं, या हमने कोई नारेबाजी, झंडेबाजी, फेमिनिज्म, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। कई शोज में मैं जाती हूँ, जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं अब विमेन बहुत एम्पावर्ड हो गई है। एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये सब बात करते हैं तो अभी मैंने कहा कि एक शहर की महिला और एक गांव की महिला, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, आप दोनों की लाइफस्टाइल को कंपेयर कीजिए। मैं कहती हूँ हाँ, आज मैं एम्पावर्ड फीमेल हूँ बिकॉज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। लेकिन अगर आप एक गाँव की महिला के बारे में ये सारी चीज़ें सोचें तो वो आज भी कम पढ़ी लिखी है, उतनी एम्पावर्ड नहीं है, उसके डिसीजंस मेकिंग खुद के नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिन हम महिला दिवस मनाकर उन महिलाओं को एक छोटा सा संदेश दें कि हम भी कैपेबल हैं, हम सारी महिलाएं इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने की। तो बिल्कुल महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आइए फिर से इस बार भी महिला दिवस पर महिलाओं की सारी अचीवमेंट्स को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो महिला दिवस मेरे ख्याल से सिर्फ महिलाओं के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही बिल्कुल। चलिए, तो ये था हमारा आज का शो, जहां हमने आपको हमारे समाज की दो ऐसी महिलाओं से मिलाया है जो आप खुद देखिए कि उनका पूरा जीवन अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको हर एक दिन में इंस्पिरेशन मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी। जहां एक और सेवा का भाव है तो वहीं दूसरी ओर अपने अधिकार के लिए आगे आना भी है। और इन दोनों महिलाओं के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि महिलाओं को सम्मान करना है, वो तो आपको करना ही है। महिला माँ होती है, मातृशक्ति को पहचानिए। हमारे संस्कार कहते हैं कि एक औरत जो है वो देवी का स्वरूप होती है, कन्या एक देवी का स्वरूप होती है, शक्ति का स्वरूप होती है। उस शक्ति को पहचानिए, अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए, भले ही चाहे कुछ भी हो रहा हो। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम आज कुछ रोकना चाहते हैं तो वो है मेल डोमिनेंस,
कि आप ये जो फीमेल को जो आप हाथ उठा देते हो, जो मारपीट होती है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आज कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आप ये भी शुरू कर सकते हैं कि किसी भी महिला से एक तो ऊंची आवाज में बात ना करना, ये अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, और ये भी सिखाएं कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। वैसे एक सजेशन मेरा ये भी रहेगा जाते जाते, मुझे लगता है कि यहाँ पे जब इतनी महिलाओं की बात हो रही है और महिलाओं का इशू है, तो व्हाई नॉट मी कि मैं भी अपनी कुछ यहाँ पे राय दे दूं। तो मैं कहना चाहूंगी कि माधुरी, आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की परवरिश में इस चीज का कि उसको कैसी परवरिश दी जा रही है महिलाओं का सम्मान के लिए, और मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये अब स्कूल के सिलेबस में भी ऐड होनी चाहिए, जहां महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बच्चों को समझाया जाए। देखिए, लड़कियों को तो समझाया जाता है, पर मुझे लगता है इस तरीके से लड़कों को भी समझाया जाए। लड़के अगर इन सब चीजों को समझने लगेंगे तो आज जो गंदी गंदी विकृति समाज में फैली है, जब वो घर से ही सीखेंगे माँ का, बहन का, चाची का, बुआ का सम्मान करना, तो निश्चित ही वो समाज की सब बहन बेटियों को एक नजर से देखेंगे। तो जितना लड़कियों के लिए जरूरी है उतना ही बेटों के लिए भी जरूरी है कि वो भी संस्कारी बने, वो भी समाज में अपनी एक भूमिका रखें। एक अच्छा भाई, अच्छा पिता, अच्छा पति बनना उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी बनने की है। बिल्कुल। रेनू, आप क्या कहोगे इस पे? जी, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये कहीं ना कहीं स्कूल के सिलेबस में भी इनकलकेट होना चाहिए। आज के दिन अपनी अर्धांगिनी हो, आपके घर में कोई महिला हो, तो बिल्कुल उनको आज के दिन में विश जरूर कीजिएगा, और कुछ स्पेशल कर पाए तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का बहुत अभिन्न अंग होती हैं महिलाएं, और जो हम रियलाइज बड़ा देर में कर पाते हैं। तो बिल्कुल महिलाओं से, मैं पुरुषों से ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन जो है प्लीज अपनी लेडीज जो है आपके घर की, उन्हें बड़ा स्पेशल फील कराइएगा। हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से पूरे डीएनएस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। एंड मैं तो जो लड़कियां यंगस्टर्स हैं उनसे कहूंगी, गो गर्ल्स, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, एंड ऑल्सो कि जो हमारी महिलाएं हैं भाई, कभी भी देर नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा। कोई भी काम करने में, कोई डिसीजन लेने में कभी देर नहीं होती है। आज से, अभी से शुरुआत कर दीजिए आपका जो भी ड्रीम है, बिल्कुल उसके लिए लड़ने के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी देर नहीं हुई है, तो कोई भी उम्र हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारे सामने इतनी बड़ी प्रेरणा हमने आपको दिखाई आज, तो बिल्कुल आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं विदा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। थैंक यू सो मच माधुरी जी एंड रेनू जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।